हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। बेसिकली ये एक सेकुलर प्रोविज़न है। सेकुलर प्रोविज़न इसलिए क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवन एसआर भूमि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोल दिया कि सेकुलरिज्म इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर द राइट ऑफ एवरी रिलीजन, और उसी के बेस पे ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बनी थी। इसकी जो डेट थी वो 11 जुलाई ऑफ 1991 इसकी कमेंसमेंट डेट है बेसिकली। तो देख लेते हैं होता क्या है कि इसमें मैं सेक्शन 2 सब क्लोज सी से स्टार्ट करूंगा, प्लेस ऑफ वर्शिप की डेफिनेशन से। प्लेस ऑफ वर्शिप मींस एनी टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, मोनेस्ट्री और एनी अदर प्लेस। तो प्लेस ऑफ वर्शिप की बात करें तो प्लेस ऑफ वर्शिप में बेसिकली हम सबको पता है टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, मोनेस्ट्री, ये प्लेस ऑफ वर्शिप है। जैसे हम बात करते हैं हिंदूज टेम्पल में जाते हैं, मुस्लिम्स मॉस्क में जाते हैं और सिख के गुरुद्वारे में जाते हैं। तो सब प्लेस ऑफ वर्शिप ऐसा प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब जहाँ हर कोई ना कोई ग्रुप जाके पूजा करता हो, अपने रिचुअल्स परफॉर्म करता हो, उसको हम बोल देते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब क्लोज बी, कन्वर्जन। विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन इंक्लूड ऑल्ट्रेशन, चेंज और वेटर। तो कन्वर्जन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई चेंज कर रहे हैं, कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं तो उसे बोल दीजिए कन्वर्जन। अब होते हैं बार ऑन कन्वर्जन ऑन प्लेस ऑफ वर्शिप। तो बेसिकली इस एक्ट ने किया क्या है, इस एक्ट ने बेसिकली बार कर दिया किस पे, कन्वर्ट करने पे। कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप जिसका जैसा करेक्टर है वैसा ही रहेगा। जो टेम्पल है वो टेम्पल रहेगा, जो मॉस्क है वो मॉस्क रहेगा, जो गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा रहेगा, जो चर्च है वो चर्च रहेगा, जो मोनेस्ट्री है वो मोनेस्ट्री रहेगी। और इसी के लिए इन्होंने सेक्शन 3 इस एक्ट में ऐड कर दिया। नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप of any religious denomination or any section thereof into a place of worship of different section of the same religious denomination or different religious denomination। तो मैंने बताया ना जैसा कैरेक्टर है वैसा ही कैरेक्टर रहेगा, हम किसी के एक कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा ही रहेगा, कोई टेम्पल है तो टेम्पल रहेगा, कोई मॉस्क है तो मॉस्क ही रहेगी। ये सेक्शन 3 बोलता है। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसे कर ही नहीं सकता, उस पर सेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगी। वो बोलता है बार ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 4 बात करता है कि इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर दैट रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टिंग ऑन 15 डे ऑफ 1947, 15 डे ऑफ अगस्त 1947 सेल कंटिन्यू बी द सेम। तो इन्होंने बोल दिया कि भैया 15 अगस्त 1947 से पहले कुछ भी हुआ हो, 15 अगस्त 1947 के बाद जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का जैसा करेक्टर है वैसा ही हमको मेंटेन करना पड़ेगा। हम उसे चेंज नहीं कर सकते, पहले कुछ भी हुआ हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इन्होंने बोल दिया। अब सेक्शन 4 की सब क्लोज 2 जो बार कर देती है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट कैसे बात करती है, ये बार करती है इफ़ ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग with respect to the conversion of religious character of any place of worship existing on 15 day of August 1947 is pending before any court, tribunal or other proceeding, the same shall abate। तो मतलब कि कोई भी ऐसा सूट या प्रोसीडिंग कोर्ट में पेंडिंग है जो ये चाहते हैं कि सर 15 अगस्त 1947 से पहले या मतलब कभी भी ऐसा हो रखा है कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप, तो कोई ग्रुप क्लेम करता है ये प्लेस ऑफ वर्शिप हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप है, इसने इस प्लेस ऑफ वर्शिप पे दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो प्लीज़ इसका जो कैरेक्टर पहले कैरेक्टर था उसको कन्वर्ट कर दो। तो ऐसा कोई सूट चलेगा ही नहीं। सेक्शन 4 सब क्लोज 2 बोलता है इवन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बाहर कर देता है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि ऐसा कोर्ट कोई केस सुन ले। सेक्शन 4 सब क्लोज 2 एंड नो, थर्ड लाइन पढ़ रहा हूँ मैं सब क्लोज 2 की थर्ड लाइन, एंड नो सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी सच मैटर सेल लाई। ना तो ऐसा कोई सूट अगर पहले से चलता आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक अबेट हो जाएगा, और अगर सपोज करो 11 जुलाई 1991 के बाद जिस दिन ये एक्ट आई थी कोई ऐसा सूट कोई लेके आता है तो वो सूट चल भी नहीं पाएगा, वो उस प्रोसीडिंग कोर्ट में चल भी नहीं पाएगी। तो ये सेक्शन 4 सब क्लोज 2 बार कर देता है बेसिकली कोर्ट की जुरिडिक्शन को कि ना तो कोर्ट पहले ऐसा चल रहा था, कोई सूट पहले ऐसा चल रहा था वो ऑटोमेटिक अबेट हो जाएगा, और ना आज के बाद कोई ऐसा सूट कोर्ट में या प्रोसीडिंग कोर्ट में आएगी। उसके अलावा बात कर देते प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड और फाइल्ड on the ground that conversion has taken place in the religious character of any such place after 15 day of August 1947 pending on the commencement of the act, such act, appeal, other proceedings shall be disposed of in accordance with the provision of subsection 1। तो ये बोलते हैं बेसिकली कि अगर 15 अगस्त अगर कोई ये प्रूव कर देता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का करेक्टर चेंज कर दिया गया है, मतलब आज़ादी के बाद अगर चेंज करे तो उसके लिए केस हो सकता है।
और उसे आप कैसे डिसाइड करोगे, उसमें आप देखोगे कि 15 अगस्त 1947 से पहले के दिन उसका कैरेक्टर कैसा था। तो वो बेसिकली बोल दिया है, प्रोवाइडेड दैट if any suit, appeal or other proceeding instituted or filed on the ground that conversion has taken place in the religious character of any such place after 15 day of August 1947 is pending on the commencement of this act, such suit, appeal or other proceeding shall be disposed of in accordance with the provision of subsection 1। अब subsection 1 क्या बोलता है, subsection 1 4 subsection section 4 का subsection 1 बोलता है, it is hereby declared that religious character of place of worship existing ऑन द 15 डे ऑफ अगस्त सेल कंटिन्यू। मतलब 15 अगस्त 1947 को जिसका जैसा कैरेक्टर था वही चलता रहेगा, और अगर उसके कैरेक्टर में कोई चेंज हुआ है और उसके लिए अगर कोई सूट और प्रोसीडिंग पेंडिंग भी है तो हम एक टेस्ट करेंगे, डेट देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को उसका कैरेक्टर कैसा था, प्लेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे। तो सब क्लोज टू इसकी जुडिक्शन को बार कर रहा है, सब प्रोवाइजो कह रहा है कि भैया जुडिक्शन कब बार कर रहा है, जुडिक्शन कोर्ट की बार इसलिए कर दी जा रही है कि ऐसा कोई सूट और प्रोसीडिंग ना तो कोर्ट में पेंडिंग रहेगा ना सूट और प्रोसीडिंग कोर्ट में आ सकता है। लेकिन अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि सर इस प्लेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर तो 15 अगस्त 1947 के बाद चेंज किया गया है, तो उसके लिए सूट और प्रोसीडिंग कोर्ट में आ सकती है। उसमें भी कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा, कोर्ट देखेगा सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कि 15 अगस्त 1947 को उसका कैरेक्टर कैसा था। अब बात कर लेते हैं, नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई टू। तो ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कहाँ अप्लाई नहीं होते 4 के, कहाँ, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप रेफर्ड टू इन सेड सबसेक्शन विच इज़ एन एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन कवर्ड बाय एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन एक्ट 1951। तो ये बेसिकली जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिकल साइट है और ये एंशियंट मोन्यूमेंट है, इस पे ये एक्ट नहीं लगती। अगर उससे रिलेटेड कोई केस होगा तो वो केस चल सकता है, बेसिकली बोलते हैं। बी बोलता है एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रेफर टू इन सबसेक्शन 2 फाइनली डिसाइडेड सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो 11 जुलाई 1991 से पहले ऐसा अगर कोई सूट चल रहा था जो डिसाइड हो चुका है 11 जुलाई 1991 से पहले, उस पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगी। जो डिसाइड हो गया वो हो गया, मतलब इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, सेक्शन 4 का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। जिस दिन ये एक्ट आई थी 11 जुलाई 1991 को, उसी दिन के बाद से ये एक्ट एप्लीकेबल होगी। उससे पहले अगर कोई सूट और प्रोसीडिंग 11 जुलाई 1991 से पहले अगर डिसाइड हो चुका है तो उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगी, चाहे कैरेक्टर चेंज हुआ है उस डिसीजन से, चाहे चेंज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं एनी डिस्प्यूट विद रेस्पेक्ट टू एनी सच मैटर सेटल्ड बाय द पार्टी अमंग्स देल पे। तो मैंने बताया ना कि हमारी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, हम सब मिलजुल के रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि दो ग्रुप आपस में बैठ के अगर डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं ये प्लेस ऑफ वर्शिप तो आपका ही है और हम आपको देने के लिए तैयार हैं, या हम जैसा आप चाहोगे वैसा करने के लिए तैयार है, तो अगर कोई दो पार्टी आपस में बैठ के फैसला करना चाह रही है तो उस पर सेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। कहाँ लिखा हुआ है, क्लोज सी में, एनी डिस्प्यूट with respect to any such matter settled by the party among themselves before such commencement। तो इस commencement से पहले अगर पार्टीज ने खुद डिसाइड कर दिया था कि भैया ऐसा कोई कैरेक्टर जो उस प्लेस ऑफ वर्शिप का पहले था हम अपने आपसी सहमति से करना चाह रहे हैं, रिस्टोर करना चाह रहे हैं उसका कैरेक्टर, तो वो कर सकते थे, लेकिन वो भी इस कमेंसमेंट से पहले। एनी कन्वर्जन ऑफ सच प्लेस इफेक्टेड बिफोर सच कमेंसमेंट बाय एक्विजिशन, एक्विजेंस मतलब एक्विजेंस के कमेंसमेंट बाय एक्विजेंस का मतलब ये होगा कि सपोज करो कोई कैरेक्टर ऐसा था कि पहले कुछ और था, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद और 11 जुलाई 1991 से पहले वो उसको कन्वर्ट कर दिया गया और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाई, तो अब उसका कैरेक्टर वही रहेगा। एनी कन्वर्जन ऑफ एनी सच प्लेस इफेक्टेड बिफोर सच कमेंसमेंट विच इज़ नॉट लाइबल टू बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी बीइंग बार्ड बाय लिमिटेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। तो बेसिकली एनी कन्वर्जन जो कि कन्वर्जन हो चुका है और वो आप कोर्ट में भी नहीं ला सकते क्योंकि उसका लिमिटेशन पीरियड ही बाहर हो गया। अब सेक्शन 5 बोलता है कि इस प्रोविज़न के एक्ट राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब कि जो राम जन्मभूमि, क्योंकि 11 जुलाई 1991 में कोई एक्ट आई थी, उसी दौरान ये मैटर चल रहा था, तो इन्होंने एक सेक्शन डाल दिया। उन्होंने बोल दिया कि बेशक हम बोलते हैं कि एक कैरेक्टर को हम दूसरे कैरेक्टर में चेंज नहीं कर सकते प्लेस ऑफ वर्शिप के, लेकिन ये मैटर क्योंकि पहले से ही पेंडिंग है तो इसको हम स्पेसिफिक स्टेटस दे रहे हैं इस मैटर को। और सेक्शन 5 बोलता है एक्ट नोट टू अप्लाई ऑन राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस। अब पनिशमेंट सेक्शन 6 में दिया हुआ है, सेक्शन 7 ओवरराइडिंग फैक्ट की बात कर रहा है। तो बेसिकली जो अभी एक मैटर भी पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सेक्शन 2 प्लेस ऑफ वर्शिप बार
ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप और सेक्शन 4 सब क्लोज 2 जो कोर्ट की जुडिक्शन को बात कर रहा है, ये 3 जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चैलेंज हुई है। इवन सेक्शन 5 को भी चैलेंज कर दिया गया है, क्योंकि बोल दिया गया है कि जब ये प्रोविज़न इस प्लेस ऑफ वर्शिप पे नहीं लग रहे तो और पे भी नहीं लगने चाहिए। तो ऐसा अभी देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है। तो बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करना है, और हमको पता होना चाहिए जितने भी साथ के साथ सेक्शन है, इसकी जो डेट है कमेंसमेंट डेट पता होनी चाहिए, और जो इन्होंने डेट सेट की हुई है 15 अगस्त 1947, वो क्यों डेट सेट की है, उसका रेशनल क्या है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी को चैलेंज करते हुए अभी देखते हैं होता गया बेसिकली, पर लेकिन हमें सिर्फ सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ही इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए सफिशिएंट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।